हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टेट के संबंधित जो आपकी क्लासें हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपको हिंदी की हमने प्रीवियस ईयर सभी हमने करा दिया है। आज की इस वीडियो में एसएसटी से रिलेटेड यहाँ पर 2 सेट हमने यहाँ पर लेटेस्ट रखा है ना। लेटेस्ट मतलब ये है कि देखो हिंदी होती है तो आप लोग 2 साल पहले पढ़ोगे, 2-4 साल पहले पढ़ोगे और पढ़ते रहोगे आने वाले समय में, तो भी आपका हिंदी लगभग घूम फिर के वही होगी। लेकिन एसएसटी का जो समय होता है वो चेंज होता रहता है, लेटेस्ट पैटर्न बदल जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो आपका 2022 में पेपर हुआ है, 2020 में पेपर हुआ है, उसके एसएसटी हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। और कल हम आपको यहाँ पर मैराथन क्लासे प्रैक्टिस के रूप में आपको कराएंगे, और जब तक पेपर होता रहेगा तब तक हम आपको एसएसटी क्लासे आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के तौर पर जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना ही आपका बेस्ट होगा, क्योंकि एसएसटी आपके 60 नंबर की होगी और 60 नंबर में हम प्रयास करेंगे कि आप लोग 40, 45, 50 नंबर तक आप लोग ले आइएगा, क्योंकि आसान आपका होता है एसएसटी आपके यूपी टेट में, ठीक है। राधे राधे, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 वाला पेपर है, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है दीन-ए इलाही की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। दीन-ए इलाही की स्थापना जो किया था वो आपके अकबर ने किया था, यानी आपका उत्तर बनेगा फर्स्ट नंबर। अच्छा, कब किया था? तो 1582 में किया था। और इसके बाद सर जी क्या हुआ कि 1583 में दीन-ए इलाही सम्मत आपका आ गया। तो दोनों चीज़ याद रखना है। अगर पूछे दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना तो आपकी 1582 में, और आपसे पूछे दीन-ए इलाही सम्मत कब हुआ था तो आपके 1 साल बाद यानी 1583 में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका था क्या, तो दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म स्टार्ट किया था। और अगर आपसे ये पूछे कि इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम आपका कौन था, तो आपका हिंदू बीरबल था, याद रखना है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जो अकबर के राजकवि थे फैजी, है ना, और बीरबल, इन्होंने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो उत्तर आपका बन गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ और आपसे कह रहा है हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हमने कहा हुएन सांग याद है हा लिखा हुआ है, और हा लिखा है तो आपका हा से हो जाएगा हर्षवर्धन, याद रखना है। चीनी यात्री हुएन सांग जो था ये हा से हुएन सांग, याद रखना है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। और यहाँ पर देखा जाए तो हुएन सांग को यात्रियों को राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों को नीत पंडित भी कहा जाता है ना। वर्तमान में शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो कई नाम से इसको जाना जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालयों में, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था, बौद्ध ग्रंथ को संग्रह भी किया था, तो इसलिए भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर जो कहा जाता है सर जी बाबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं, यानी बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था। और ये मुगल वंश का आपके क्या था, संस्थापक था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर है। भारत में जो एंट्री किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि बंगाल का विभाजन करने वाला जनरल इनमें से कौन था। बंगाल का विभाजन करने वाला जो था वो आपका लॉर्ड कर्जन था, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि 1905 में हुआ था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर हो गया सर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। कुंवर सिंह जो आपके हैं वो किस राज्य के जमींदार थे, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। दोस्तों आपको याद रखना है जगदीशपुर के थे, है ना। जगदीशपुर आरा जो आपका बिहार में है, तो वहाँ के पढ़ने वाले हैं। साहिबाबाद जिला पड़ता है, वहाँ के आपके थे। तो इन्होंने 1857 का आंदोलन जो आपको किया था यहाँ से, है ना, कह सकते हैं यहाँ पर मोर्चा संभाला था, बड़े बहादुरी के साथ युद्ध किया था। तो आपको उत्तर से यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है। तापक्रम विलोमता यानी जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई बढ़ेगी, है ना, उसी के साथ साथ सजी तापमान भी बढ़ता है ना। तापक्रम विलोमता मतलब होता है कि ऊंचाई के साथ साथ जो बढ़ता हुआ तापमान है, वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार जैसे आप जाओगे तो तापमान कम ज़्यादा भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के स्थान पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित जलाशय में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना जो आपकी है ना, आपको मालूम होगा जो सोनभद्र में है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना, ये परियोजना है। यहाँ पर एक जलाशय भी आपका है जो कृत्रिम जलाशय है, सबसे बड़ा, है ना, हाथ से बनाया हुआ, यानी लोगों के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम जलाशय आपका है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सिपकीला दर्रा जो आपका है, पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है, सिपकीला दर्रा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सर जी कहाँ पर है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है ना। ये क्या है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो उत्तर जो आपका बनेगा इनमें से आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस दर्रे से क्या हो सकता है, इस दर्रे से होकर शिमला तिब्बत जाने का मार्ग इसी से आपका मिलता है। चीन के साथ जो व्यापार भी हुआ करता था इस दर्रे से भी आपका है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो सतलुज नदी जो भारत में आती है इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। यहाँ पर याद रखना जो आपकी सतलुज नदी है,
सतलुज नदी है वो भी इसी दर्रे से होकर क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यानी सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक हैं, है ना, यानी एसएसटी के जो अध्यापक हैं, इनको क्या विषय वस्तु के साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। किसका? शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी होता है। शिक्षक द्वारा जो मूल्यांकन है उसके करने के पश्चात शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। जब पता ही नहीं होगा, है ना, यानी आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत लोग होते हैं पढ़ाते हैं, है ना, वो आपके हो सकता है कि आपके कंपटीशन का आप स्टार्टिंग किए हो और यूट्यूब में पढ़ाना जान गए हों और इसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ाना देखो सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो शिक्षक एक अच्छी तरीके से, जैसे मान लो अगर बीएड किया हुआ है और इसके बाद उसको टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ाया जाता है, इसके बाद पढ़ाने का तरीका होता है, तो अलग ही प्रकार का सब आप लोगों को पता चल जाता है कि नहीं हाँ ये टीचर हमारे लिए बेस्ट होगा और कहने के इसकी शैली भी ऐसी है, समझाने का तरीका है, तो उसी से पता चल जाता है कि नहीं टीचर जो आपका है उसकी जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं वो आपकी बेस्ट हैं। तो उत्तर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है, बताओ। यहाँ पर 100 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर देखो हमने कहा है कि हम जब भी आपको पढ़ाते हैं ज्योग्राफी तो आपको मानचित्र से पढ़ाते हैं। जब भी कभी आपको भूगोल पढ़ना हो तो आप मानचित्र से पढ़िए। अगर आपने मानचित्र से पढ़ लिया तो समझो कि आपको कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आपको मानचित्र से रट जाएंगे, चाहे वो झीलें हों, चाहे आपके पर्वत हों, चाहे पठार हों, या कोई भी हो, आपको रटने की बात है। बाकी हर चीज़ तो पढ़ाई जा सकती है ज्योग्राफी को मानचित्र के माध्यम से। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी दुनिया 8 अध्याय, यानी आप कहेंगे सर ये पाणिनि आपके हो जाएंगे, पाणिनि लेखक आपके, महर्षि पाणिनि द्वारा ये संस्कृत का व्याकरण है और ये प्राचीन ग्रंथ भी आपका है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद भी हैं, प्रत्येक पाद में 8 से लेकर 220 सूत्र हैं, है ना। और इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 32 पाद सब मिलाकर देखा जाए तो 4000 सूत्र बनते हैं। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत दिया है, याद रखना है, ये हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये हुआ था काला शोक के समय। पहला जो आपका हुआ था वो आज़ाद शत्रु के समय हुआ था 483 में, 100 साल बाद। ये वैशाली बिहार में हुआ था, जो कि आपका दूसरी बौद्ध संगीति थी, है ना। और लास्ट वाली पूछी जाती है कुंडलवन, जो कश्मीर में है। तो आपको उत्तर हो गया सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। यानी इबादत खाना क्या है? धार्मिक जो चर्चा हुआ करती थी, अगर कोई भी धार्मिक मुद्दे पर चर्चा होना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर इबादत खाने का निर्माण 1575 में ये करवाया था। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में करवाया था, आगरा जिले में। ये आपको पड़ता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए बताना है कि आर्य समाज की जो स्थापना है हुई थी ये कब हुई थी। चलो यहाँ पर देख सकते हैं 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, याद रखना है। हम आपसे पूछे कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर बम्बई में हुई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अच्छा आर्य समाज की स्थापना किया किसने था? दयानंद सरस्वती ने किया था। इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। हमने कहा सर काकोरी कांड में देखो अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लोहड़ी थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन जो आपके थे वो चटगांव शास्त्रागार से जुड़े थे। यहाँ पर देखा जाए तो इसका उत्तर जो आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, है ना, जिसका नया नाम आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है, ये 9 अगस्त 1925 को, है ना, लखनऊ के पास जो काकोरी नामक गाँव है, तो उसमें क्या हुआ था, इसमें से लूट लिया गया था। जो ट्रेन आपकी थी तो उसको लूटा गया था। 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपको हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये हमारे आर्टिकल में आपको आर्टिकल नंबर आपके 12 से लेकर आपके कितने तक, तो आपके 35 तक आपको मिलेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर किसी प्रकार के मौलिक अधिकार में उल्लंघन होता है ना, तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट के माध्यम से आपको कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं आपकी बात सुनवाई होगी। ठीक है ना। तो उत्तर आपका बनेगा सर ए नंबर आपका बनेगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था।
यानी पंचायती राज से रिलेटेड दिया गया है और पंचायती राज से आपका था सर जी कौन 73 नंबर का संशोधन, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1993 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था पंचायती राज। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, जो कि आपको पड़ता है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में पड़ता है। स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन ये जो शुरुआत हुआ था, काम करना शुरू किया था, वो अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। यहाँ पर उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय संबंधी जो संविधान है हमारे भारतीय संविधान में, किस अनुसूची में इसको रखा गया है? तो ये सजी समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आपका है, ये आपका है किसमें? समवर्ती, यानी आपका देखा जाए तो आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही इसमें क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। यहाँ पर दिया सजी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत है, कौन सा निर्देशक सिद्धांत है जो विदेश नीति से आपका संबंधित है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आर्टिकल नंबर आपका जो 51 है, आर्टिकल नंबर 51 में सजी क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि राज्य का कर्तव्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन दिया भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? भिलाई इस्पात जो आपका है ये आपका कहाँ पर आपका है? तो साथ ही यहाँ पर याद रखना ये छत्तीसगढ़ में आपका है। भिलाई जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है। और हमने कहा था एक ट्रिक होती है बोरू भीरू दुबे राज, भोरू है ना, बोरू भीरू, भीरू मतलब भिलाई और रू मतलब रूस, ये रूस के सहयोग से आपके स्थापित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सी औषधि शैल है? औषधि यानी परतदार शैल। परतदार शैल आपके इनमें से कौन हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी संगमरमर है, ग्रेनाइट है, स्लेट है, आप कहेंगे सर सेल, ये जो आपका दिया है सेल, आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये जो संगमरमर बना है ये आपका कायांतरित चट्टान है, परिवर्तित होकर ये आपका बना है। जैसे चूना पत्थर को अगर ताप और दाब दे दिया जाए तो ये बन जाता है संगमरमर बन जाता है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेल है औषधि आपकी चट्टान है, याद रखना है, ठीक है। औषधि चट्टानें जो आपकी होती हैं कहीं ना कहीं इनका क्षरण होता रहता है, अपक्षय होता रहता है, अपर्दन होता रहता है ना, इससे इनका निर्माण आपका होता है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो सूर्य से दूर की ओर होती है ना। क्या होती है? ये सूर्य से दूर की ओर होती है, यानी विपरीत दिशा होती है, सीधी याद है, सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में आपकी होती है, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है इसका कारण होता है कि जो सौर हवाएं होती हैं उसके प्रभाव से तारे की जो गैस होती है वो धूल पीछे की ओर धकेल देती है। इससे तारे की जो पूंछ होता है हमेशा सूर्य के सामने वाली दिशा में दूर की ओर लंबी हो जाती है। तो उत्तर आपका इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? यानी भ्रंश घाटी से है। भ्रंश घाटी में जो आपका देखो दिया गया ग्राबेन जो आपकी घाटी है ये किसी भ्रंश घाटी है। इसका विकास तब हुआ था जब दो रेखाओं के बीच चट्टानें स्तंभ से नीचे की ओर धंस जाती हैं। जब धंस जाती हैं तो तनाव जनित बल के कारण दो भूखंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है। घाटियाँ लंबी, सक्रिय और गहरी हो जाती हैं। यहाँ पर दिया सर जी क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका नहीं है? कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो देखो ये जो आपका दिया गया है गोबी मरुस्थल। अब जब हम बात करते हैं ग्लोब में, तो मान लो ये हमारा वर्ल्ड का ग्लोब है। इसमें आप जब देखते हैं कि आपकी बीच से एक रेखा जाती है वो आपकी होती है भूमध्य रेखा। यहाँ पर ऊपर जो एक रेखा जाती है वो सर जी कौन? कर्क रेखा। यहाँ पर आपकी मकर रेखा है। तो हमने कहा सर इनके बीच में जो आपका एरिया होता है इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यहाँ तक तो आपका देखो अरबिया है, कालाहारी, अटकामा। यहाँ पर से दिया गया है आपसे कह रहा है सर गोबी मरुस्थल। तो हमने कहा गोबी मरुस्थल फिर कहाँ पर है? ये जो गोबी मरुस्थल आपका है ये सजी कहाँ पर है? तो हमने कहा ये सजी उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये चीन में है और ये मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में है। सबसे बड़े मरुस्थलों में आपके आते हैं। ये 0 से 40 डिग्री नीचे ही चला जाता है ना। ये जो शब्द होता है यानी जल रहित स्थान, यहाँ पर जल नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना इसका जो उत्तर हो जाएगा उस आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि इस एरिया में पढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय होंगे, नहीं होंगे। अगर ऊपर कहीं पढ़ रहे हैं ऐसे एरिया में तो ये वाले सजी इसमें आपके नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री है महाद्वीपों के अनुपातिक शिक्षण क्षेत्र आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये ग्लोब आपका होता है। अगर महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाना है तो सर ये ग्लोब ही आपका बेस्ट होता है। क्या होगा? ग्लोब से ही हम दर्शा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप, महासागर उनका सही आकार दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे दिया है। तो हमने कहा सर जी भूगोल शिक्षण की दिया है हमने कहानी से, वार्तालाप से, भ्रमण से। तो आप कहेंगे भ्रमण मतलब घूमना। अगर हम आपसे पूछे सर जी आगरा ताजमहल कैसा है तो आपको हम पढ़ा देंगे, रटा देंगे, फोटो दिखा देंगे।
लेकिन अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो आप हर चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि वहाँ पर इतने खंभे थे, यहाँ पर क्या था या था। तो सबसे बेस्ट होता है ज्योग्राफी को होता है भ्रमण विधि। वहाँ पर जाएंगे तो आपको 1000 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे और 1000 क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने मन से रट जाएंगे। यहाँ पर सीधे दिया गया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र की सर्वव्यापी भाषा को समझने के लिए जो रूढ़ चिन्ह होते हैं, है ना, क्या होते हैं, रूढ़ चिन्ह जो आपके होते हैं, रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। रूढ़ चिन्ह मतलब होता है सर कह सकते हैं कि जो अलग अलग भौतिक या सांस्कृतिक रचनाओं को प्रदर्शित करते हैं या संदर्भित करते हैं। तो इसका उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यह यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की जो घाटियाँ होती हैं दोस्तों आपको हिमनदी द्वारा होता है। हिमनदी द्वारा होता है, इनकी उनके अपर्दन की वजह से होता है, ग्लेशियर के अपर्दन यानी कटान के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका आएगा सर वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी इससे घाटी जो आपकी है इसकी यू आकृति मिल जाती है। हिमनदियों में जो आपकी घाटियाँ है ना पार्श्वती होती हैं, तलहटी के कारण आपकी ये थोड़ा सा ऐसे खुल जाती है, यू स्टॉप में बन जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी है कैनबरा है। क्या है, कैनबरा है। आपका उत्तर भी हो जाएगा कैनबरा आपका हो जाएगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में आपका है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर हिंद महासागर से आपका लगभग घिरा हुआ है। विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया है ना एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर आपका फैला है। कुल मिला के आपके दक्षिणी महाद्वीप में आप दक्षिणी जो आपका कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर आपका है। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए दक्षिण में आपका है ना। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, याद रखना है। अगला दिया राजपूत पेंटिंग के लेखक इनमें से कौन है। राजपूत पेंटिंग के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हो जाएंगे आनंद के कुमार स्वामी। याद रखना राजपूत पेंटिंग के लेखक। तो यहाँ जो दिया है आनंद के कुमार स्वामी, ठीक है, इन्होंने लिखा था 1916 में लिखा था। ये राजस्थानी पहाड़ी जो पंजाब हिमालय है ना यहाँ की चित्रकला उसका वर्गीकरण किया गया है। इसका उत्तर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है लोक कला का संबंध किससे है। ये लोक कला का मतलब होता है जो क्षेत्रीय कला है ना, क्या है, क्षेत्रीय कला होता है। ललित कला के लिए विपरीत लोक कला विशुद्ध रूप से सौंदर्य होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर लोक कला मतलब हो गया सर जी क्षेत्रीय कला से जुड़ा हुआ है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। आम जनजाति है ना, आम जनजीवन हो गया, क्षेत्रीय संस्कृति हो गया, लोक परंपरा से जुड़े हुए आपके होते हैं, जनजाति समुदाय के द्वारा आम लोगों के द्वारा ये आपके दिए जाते हैं। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं 123 नंबर में। तो उत्तर आपका हो जाएगा ज्यामिति आकारों से बनी हुई जो आपकी आकृति होती है। तो आपको उत्तर बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि सर जी ऐसण का संबंध किस राज्य से है। कह रहा है ऐपण का संबंध किस राज्य से है। ऐपण पूछा है। ऐपण ये क्या है, उत्तराखंड से जुड़ा है। ये जो कह सकते हैं ऐपण जो है ये एक अल्पना एक ऐसी लोक कला है ना। ये लोक कला है जिसका उपयोग कुमायूं में जो सदियों से चली आ रही है परंपरा, वहाँ की लोक कला है, अलग अलग धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। शादी में जनेऊ, नामकरण, त्यौहार, अवसर ये सब चीज़ें इसी पर आपके है सजाया जाता है। तो ये उत्तराखंड से आपका जुड़ा है, याद रखना है। अर्पण इसको बोलते हैं। ऐपण दिया है इसको अर्पण बोल देते हैं ना, शुद्ध बोल रहे हैं तो अर्पण इसी को आ जाता है, अर्पण कहते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी जाती है। यहाँ पर 125 की बात करते हैं तो आपकी श्रुतियों की संख्या 22 मानते हैं। कितनी, 22 मानते हैं। सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले जो ध्वनि यानी नाद होते हैं जिन्हें श्रुति कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसको माना है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है खेल दिवस सर जी कब मनाते हैं। तो खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो आपके रहे हैं जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं के याद में आपका होए है ना, उन्हीं की याद में आपको मनाया जाता है। यहाँ पर सर जी देखा जाए तो इन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 के दौरान स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ दिया है, योग दर्शन के लेखक कौन है। योग दर्शन के लेखक पूछा गया और योग दर्शन के लेखक हो जाएगा महर्षि पतंजलि हो जाएंगे, ठीक है, महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। और ये आपके पतंजलि वाले नहीं हैं है ना, ये पतंजलि योगी पतंजलि वाले नहीं हैं, ये बहुत पहले वाले हैं योग दर्शन, ठीक है ना। यानी जो पतंजलि ने क्या किया था, शरीर की इंद्रियां मन पर नियंत्रण स्थापित करके पूर्णता को प्राप्त किया, आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया गया। यहाँ पर दिया है आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया है जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। ये जो जीइन नामक प्रोटीन है मक्का से संबंधित है। किसमें है, ये आपकी मक्का से संबंधित है। आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो मकई होती है लस है ना, तो भोजन से पाउडर के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा सर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि गाय की कौन सी नस्ल है दुकाजी उद्देश्य की है। गाय की कौन सी नस्ल है दुकाजी है। यहाँ पर याद रखना है ये आपका है गीर है। क्या है? गीर है। गाय की गीर जो आपकी है नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। दुकाजी मतलब क्या होता है? दूध देना और कृषि कार्य में संलग्न होना। गीर जो है भारतीय मूल की गाय है, दक्षिण कठियावाड़ा में पाई जाती है। इस गाय के शरीर का रंग जो होता है सफ़ेद गहरे लाल रंग का होता है, चॉकलेटी भूरे रंग का होता है, धब्बे होते हैं, कभी कभी चमकदार लाल रंग के भी पाए जाते हैं। तो ये दूध तो देती है लेकिन इसका प्रयोग हम लोग खेती के लिए यानी कृषि कार्य में भी इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है भारत को कुल कितने कृषि आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। बताने का प्रयास करेंगे कि भारत को कुल कितने कृषि आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र दिया है तो कृषि क्षेत्र कितना हो जाएगा 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ना, जो कि विशेष प्रकार की फसल उगाने के लिए उपयुक्त तो होता है। देश में जो भूमियां हैं वो कृषि जलवायु क्षेत्रों को चित्रित करती हैं। तो आपका उत्तर से जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी इनमें जो मिट्टी है, जलवायु है, तापक्रम है, वर्षा है, जल संसाधन, इनके बारे में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है केसर जो प्राप्त होता है किससे होता है। केसर की जो प्राप्ति होती है वो सर आपकी पुष्पवर्तिका से होती है। किससे होती है? पुष्पवर्तिका से होती है। केसर जिस फूल से उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोकरस सैटिवस कहते हैं। और केसर के सिर्फ 1 तोले है ना, 1 तोले का उत्पादन करने के लिए लगभग 1000 फूल लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में जो पसलियाँ होती हैं वो आपकी 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। 24 पसलियाँ यानी 12 जोड़ी होती हैं। इसके द्वारा ही हमारा जो हृदय होता है और फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, जिसे हम लोग पिंजर या कंकाल कहते हैं। यहाँ पर दिया सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है। TAB का जो टीका है, एक बुखार सुना होगा मियादी बुखार। मियादी बुखार जो आपका है यानी उत्तर आपका बनेगा सर जी क्या ये नंबर हो जाएगा, मियादी बुखार से ये बचाव करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया है जिसके प्रयोग से शरीर में रोग विशेष लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में देखा होगा, कई वीडियो आपके सामने आए होंगे। योगी जी को भी करते हुए योग देखा गया होगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने देखा होगा, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 जून इसका उत्तर आपका बनेगा। डी नंबर 21 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को भारत के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ये घोषित किया था, समझो 2014 में। यहाँ पर सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। किन वस्त्रों में गोंद का जो कलफ होता है इसका उपयोग होता है। तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं? रेशमी वस्त्र होते हैं। आपका उत्तर जो हो जाएगा सर आपका फर्स्ट हो जाएगा। हमने कहा कपास, डेनिम, लिनन, है ना, पॉलिस्टर जैसे कपड़ों का उपयोग इसमें से किया जाता है, यानी चिपचिपी जो दाग होती है उसको साफ करने के लिए होता है। समझ गए ना, किस वस्तु में गोंद के कलफ का मतलब हो गया कि वस्त्रों से जो गोंद है यानी चिपचिपा जो दाग है उसको साफ करने के लिए होता है। तो ये रेशमी वस्त्र के कपड़ों से साफ करने के लिए है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर 136 नंबर का जो आपसे उत्तर बनेगा वो राइट आपका डी हो जाएगा, 12 होते हैं। क्या होते हैं? अभी आपको शायद मिला भी था, एक क्वेश्चन आपको मिला भी था कि हिंदुस्तानी संगीत में जो शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है ना। यानी 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं, ठीक है। 5 विकृत स्वरों में से 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव जो होते हैं इस क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 4 ताल का उपयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। कुछ ऐसे भी नए क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये 4 ताल का उपयोग ध्रुपद की जो गायकी के साथ करते हैं, ठीक है। ध्रुपद की गायकी में इसका प्रयोग होता है। अलंकार गायन की क्रिया हो गया, यति, वाणी, लय आदि सब आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। यहाँ पर देखो जाकिर हुसैन हैं, थिरकवा भी हैं, किशन महाराज भी हैं, लेकिन रामदास शर्मा जो आपके हैं, कौन है? रामदास शर्मा, ये तबला वादक नहीं है। यहाँ पर जो उत्तर आपका बनेगा सर वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, बताइएगा। ये प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका उत्तर इनमें से क्या बनेगा, आप कहेंगे सर उसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुए थे, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ है यहाँ पर अविभाजित भारत का लाहौर जो हुआ करता था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सर जी नई दिल्ली हो जाएगा। तो आपका उत्तर सर जी क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है आज भारत को क्या दिया है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, या किस विचारक ने प्रस्तुत किया है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना। सोचो कि स्वामी विवेकानंद ने पहले से ही कहा था। आज यहाँ पर इतने चरम पर ये हिंदू मुस्लिम
या धर्म पहुंच गया है कि लोग मंदिर मस्जिद पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, है ना, शिक्षा को बिल्कुल छोटा कर दिया है, धर्म को आगे ला दिया है। ये आपका चरम स्थिति आपकी पहुंच गई है। और ये बहुत पहले ही कहा गया था कि भैया उस समय यहाँ पर देखा, जब कहा गया था कि भाई इस समय आपका जो डेवलप होना है वो डेवलप आपको मंदिरों से या इनसे नहीं हो जा सकता है ना, डेवलप हो सकते हैं अपनी शिक्षा से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिया और आपसे कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये आपका 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत इसकी हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 में यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सजी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और 248 ब्लॉक में इसको शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉक में इसमें शुरुआत किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। यानी हमने कहा जी भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। 142 नंबर को ऑप्शन सी हो जाएगा। एक केशवानंद भारती मामला जो आपका आया था, यानी उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती मामला जो आया था तब ये दिया था। 1973 के समय आपका निर्णय आया था। यहाँ पर आगे बढ़ते सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे सजी कह रहा है क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति होती है? यहाँ पर देखा जाए तो कोई विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये आपका होता है सजी कौन सा, 213 होता है। ठीक है, ये राज्यपाल के लिए है। हमने कहा राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, तो ये सर होता है 213 होता है ना। यानी जो आप बोलते हैं अध्यादेश, तो 213 जो आर्टिकल का संबंध है वो अध्यादेश किसके, राज्यपाल से रिलेटेड आपका है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है इसमें कौन कौन होते हैं शामिल? तो देखो भैया एक आर्टिकल होता है 66, उसके तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन आपके होते हैं, है ना। निर्वाचक मंडल में दोनों सदन आपके होते हैं और उसमें दोनों सदन होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो कि निर्वाचित ही आपके हों, इसमें सभी सदस्य आपके होते हैं। उत्तर यहाँ पर आपका सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कौन सा देश है दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य नहीं है, दक्षेस मतलब होता है सार्क, है ना। सार्क में हमने एक बात बताया था, सार्क का मुख्यालय जो आपका है वो है सजी कहाँ पर, काठमांडू में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की अगर बात करते हैं तो आपको एक बात बता दे रहे हैं फिर कि जो हमारा भारत है और हमारे भारत के पड़ोसी देश, आपने भारत के पड़ोसी देश 7 सुने होंगे जो आपकी स्थलीय सीमा से हैं, बचपन का सपना MBA, और 2 आपकी जलीय हैं, यानी जैसे आपका यहाँ पर श्रीलंका हो गया, आपका यहाँ पर हो गया मालदीव हो गया। तो 7 वो है और 2 हो गया और 1 भारत हो गया, कितने हो गए, 10 हो गए। इसमें से क्या होता है जो आपका चाइना है और आपका म्यांमार है, ये 2 सदस्य इसमें आपके नहीं हैं। याद करने का तरीका हमने बताया दक्षेस यानी सार्क। सार्क मछली बहुत खतरनाक होती है, उससे ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं चाइना के लोग होते हैं। चाइना के लोग सब कुछ खा जाते हैं और सब कुछ को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जब सार्क मछली आई तो सार्क मछली को मार मार के चाइना लेकर चला गया। तो मार के यानी म्यांमार, और कौन ले गया, चाइना। तो म्यांमार और चाइना तो चले गए, तो बच्चे कितने सजी अब आपके 8। तो इसमें सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य आपके हैं। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सजी इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या 8 है। यानी देखा जाए तो इसका उत्तर सजी क्या हो जाएगा, 145 नंबर में आपका जवाब सजी क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया नहीं है तो हमने कहा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। तो यहाँ पर देखो जापान का तो नाम हमने दिया नहीं, इसमें भारत के पड़ोसी देश आपके रहे थे, और इसमें से चाइना और म्यांमार तो है ही नहीं। वैसे भी तो आपको याद रखना 2 नाम आपको अधिकतर मिलेंगे। यहाँ पर तो जापान दे दिया है, लेकिन ये 2 नाम आपको चाइना और म्यांमार हमेशा याद रखना, नहीं के साथ अगर है तो ये मिलेंगे। यहाँ पर दिया क्वेश्चन केंद्रिक बीज की संस्थि है। केंद्रिक बीज की जो संस्थि है 146 नंबर में, तो हमने कहा केंद्रिक बीज की जो संस्थि है वो प्रजनन बीजक है। क्या है, यहाँ पर प्रजनक बीजक आपकी है, प्रजनक बीजक आपकी होती है। यानी केंद्रक बीज की जो संस्तति प्रजनन बीजक है, ये बीज भौतिक अनुमानसिक रूप से 100% शुद्ध होते हैं। प्रजनन बीज के बारे में पीले रंग का टैग लगाया जाता है जो आपके शुद्ध होते हैं। अगला दिया गया केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रित औषधि और सुगंधित पौधा, हमने कहा देखो औषधि सुगंधित ये जो आपको मिलेगा ना, यह कहाँ मिलेगा सर, लखनऊ में मिलेगा। आपको उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ बनेगा। अगला है मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन होती है? मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त जो फसल होती है वो आपकी कौन होती है? तो यहाँ पर होती है माल्टा। क्या होता है सर, ये माल्टा होता है। माल्टा हमने कहा सर ये मार्मलैंड एक खट्टे रसेदार फल होता है, ताज़े फलों से तैयार होता है, और फलों के साथ उसके जो छिलके होते हैं उनको भी साफ करके लंबे आकार में काट डाले जाते हैं।
इसके बाद खाद में कसैलापन है ना आ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर यहाँ पर आपका बनेगा सर आपका ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपकी कहाँ पर है सर जी? खाद्य वाणी मैसूर, मैसूर जो आपको पड़ता है वो कर्नाटक में है, यानी खाद्य अनुसंधान मैसूर में पड़ता है ना, मैसूर में पड़ता है। तो आपको उत्तर हो जाएगा सर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग होता है? तो साथ ही याद रखना है जेली बनाने में शर्करा का उपयोग होता है ना। शर्करा ना केवल एक मीठा एजेंट होता है बल्कि एक परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, सांद्रता के रूप में भी कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकता है, जेली को खराब होने से बचाता है। इसके अतिरिक्त जो शर्करा होता है वो पेप्टेन के साथ मिलकर जेली को गाढ़ा करने में मदद करता है। तो उत्तर से आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक मॉडल पेपर जो आपका था, मॉडल पेपर नहीं था, वो आपका प्रीवियस ईयर आपका रहा है। ये प्रीवियस ईयर 2022 भी पढ़ लेते हैं और इससे पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है। उससे क्या है कि आपको अपनी तैयारी पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और वही लेवल आपको 3-4 दिन जो आपका समय होगा मैराथन के रूप में आपका होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा नहीं हाँ वाकई में हम लोगों के पास है ना वो क्षमता आ गई है कि एसएसटी में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आपके अंदर वो हम क्षमता डेवलप भी करके दिखाएंगे है ना। आपके पास 5-6 दिनों के अंदर एसएसटी में वो डेवलप करके हम आपको दिखा भी देंगे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सर एसएसटी में भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 सेट आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। देखो आराम बाग जो आपका है ये किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है आराम बाग, ये सर जी आपका है बाबर ने बनवाया था, ठीक है। हमने कहा आराम बाग जो है ये बाबर ने 1528 में आगरा में करवाया था, याद रखना है। जब प्रारंभ में जब बाबर की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात उनके शव को है ना उनकी बॉडी को आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान काबुल में दफनाया गया था। तो हमने कहा सर आराम बाग ये फारसी जो एक है या फारसी उद्यान है जिसका अर्थ होता है आराम का बाग। यहाँ पर दिया सर जी क्वेश्चन आपका दिया 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी जो शुरुआत किया था वो आपकी किसने, तो आपके बीजी तिलक ने किया था, ठीक है। किसने, तो हमने कहा होम रूल आंदोलन की शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने किया था। यहाँ पर से देखा जाए तो आपका लगभग 1916 से 18 के बीच लगभग आपको 2 वर्षों तक चला था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है ये आपकी कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है ना, कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है इसमें आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण किया था? तो सर जी ये किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, या आपका हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देना, स्थायी सेना की नींव रखना है ना, इसमें घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया रखने की आज की प्रथा शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सुमेलित करना है, 95 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सर जी चलो 95 नंबर जो दिया है इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। देखो राजा राम मोहन राय जो आपके इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना है ना किया था आपके 1828 में। तो हमने कहा चलो सर जी मिलान कर लेते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज हो जाएगा, यहाँ पर 3 के साथ आ जाएगा। विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, विवेकानंद को यहाँ से मिला देते हैं है ना, 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज में चल देते हैं 1875 में, कहाँ पर, बम्बई में। और एमजी रनाडे ने क्या किया था, तो एमजी रनाडे ने यहाँ पर प्रार्थना समाज किया था, यानी इसमें आपका आएगा। तो इस प्रकार से आपका बन रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका उत्तर भी आपका देखो आपका 3, 1, 4, 2 आपका बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो हमने कहा सर जी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है। एक आ गया है किसको सर जी, तो आप कहेंगे मैडम भिकाजी कामा है। याद रखना है कि भैया मैडम भिकाजी को कहा जाता है, इनका जन्म मुंबई में हुआ था है ना, पारसी परिवार में हुआ था, और इन्होंने पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी किया था। तो इसका जो उत्तर आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था जर्मनी में, तो आपको उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सर जी याद रखना है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार नहीं पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये चंद्रगुप्त इसका आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के समय आपका हुआ था, याद रखना है। गिरनार का जो उपाशासक था पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, बाद में अशोक ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो किया है तो किसने, तो अशोक ने, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग हुई थी संस्थापक में वो आपकी चंद्रगुप्त के समय हुआ था। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो सर जी यह होती है आपके पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? एक राजा नरवर्धन थे। कौन थे? एक राजा थे राजा नरवर्धन।
तो राजा नरवर्धन के नाम से इनकी शुरुआत होती है। यानी अगर राजाओं की क्रम की बात करते हैं तो नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय आया, फिर हर्षवर्धन, ये आपका सबसे प्रतापी और अंतिम आया था। तो जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रभाकर वर्धन से हम लोग पढ़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस वंश की जो शुरुआत होती है नरवर्धन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी प्राचीनतम की बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम इनमें से कौन है, तो आहार संस्कृति जो है, आहार संस्कृति यानी बनास संस्कृति इसे कहते हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृति माना जाता है। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर एक बनास है ना, उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनमें आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ये बनास जो आपकी एक प्रकार से नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यहाँ पर देना है जो आपको उत्तर दिया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत जो विभक्त था वो किस में विभक्त था, तो सर जी 20 राजतंत्र में, 2 शासन तंत्रों में, या सर जी 16 में। तो आप कहेंगे सर 16 महाजनपदों में हमने पढ़ा है, हमेशा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उत्तर सर जी आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन है जो अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण में उत्तरदायी होती है। बालू के जो टिब्बा बन जाते हैं, बालू के जो टिब्बा बन जाते हैं उसमें कौन सा अपर्दन होता है बताओ। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका होता है ये जो हवाएं चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो धीरे धीरे उड़ते रहते हैं और एक स्तूप जैसा निर्माण होता है, एक टिब्बे का निर्माण हो लेता है। तो इसका जो आपका हो जाएगा सर जी उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछा गया है और ये है आपकी क्षोभमंडल है। हम आपसे अगर आपसे क्रम से पूछ लें तो सर जी कौन कौन से क्रम होते हैं, तो आपको नीचे से जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचेंगे तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 मंडल होते हैं। तो सबसे नीचे वाली मंडल होती है क्षोभ मंडल। आंधी, तूफान, लड़ाई झगड़ा, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। जो आपके हवाई जहाज होते हैं उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, अगला है पूर्ववर्ती नदी है। बताइएगा यहाँ पर पूर्ववर्ती नदी जो आपकी वो सजी सतलुज नदी है। इसका मतलब क्या है, हमने कहा सतलुज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी पूर्ववर्ती नदी वो नदी है जिसका प्रवाह अंतर्निहित स्थाकृतियों में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखी है ना। कई प्रकार की हिमालय में परिवर्तन हुए, अब इनमें जो पूर्ववर्ती उत्पत्ति में देखा जाए जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कोसी नदी है, वो अपने उसी में आपकी चल रही है। यहाँ पर दिया पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया बाह्य परत जो आपका है ना, पृथ्वी के ऊपर में जो सबसे बाह्य परत होती है ये आपका स्थल मंडल होता है। ठीक है, वो था आपका वायुमंडल, ये पृथ्वी के परतों में आपका है, ये आपका स्थल मंडल होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पपड़ी बोल देते हैं या इसको क्रस्ट बोल देते हैं, है ना। ये आपका होता है, फिर उसके नीचे जब जाते हैं तो आपको मेंटल मिल जाता है, फिर कोर मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा जो आपकी है वो कोरोसियो जो धारा है, कौन है, कोरोसियो धारा, ये गर्म जलधारा है। निम्न अक्षांश में उष्णकटिबंधीय जो समशीतोष्ण आपके एरिया होते हैं वहाँ पर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, जो उपद्रवी उष्णकटिबंधीय आपके एरिया में बहती हैं। अगला दिया है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। साथ ही याद रखना ये जो आपका जल परिवहन होता है ये सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, ये जलमार्ग जो आपका है इसका विकास बहुत पहले ही हुआ था। यहाँ पर देखा जाए भारत में जो जल परिवहन का सबसे बड़ा हना है वो आपका कौन है, तो इलाहाबाद से हल्दिया वाटर हाईवे 1 जो कि आपकी 1629 किलोमीटर लगभग आपकी है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि गोदावरी नदी निकलती है। ये जो गोदावरी नदी है ये निकलती है आपके सजी कहाँ से, नासिक से निकलती है। कहाँ से, नासिक में जो महाराष्ट्र में है, त्र्यंबक नामक एक गांव है, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर सही देखा जाए तो ये गोदावरी दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुएज नहर जो आपकी जोड़ती है, ये सुएज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड, उनकी देख रेख में इसका निर्माण करवाया गया था। 168 किलोमीटर लंबी आपकी है, 60 मीटर चौड़ी भी आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तापक्रम व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। यानी कि हमने कहा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ सजी इनमें से क्या क्या हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सही तापक्रम के लिए आपका दिया है बादल युक्त आकाश,
हमने कहा सर जी लंबे ग्रीष्मकालीन दिन या शांत स्थिर वायु। तो देखो ताप व्युत्क्रम के लिए ताप व्युत्क्रम है, यानी आपका उत्तर सर जी यहाँ पर बनेगा सर जी केवल और केवल सर जी क्या बनेगा, बी नंबर आपका केवल सही होगा। इसका मतलब आपका केवल डी इसका राइट हो जाएगा। एक तापक्रम व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियों शांत और स्थिर वायु होती है। इसका अतिरिक्त क्या होता है, जो साफ आकाश होता है, लंबी रातों का भी होना, ये भी ताप व्युत्क्रम में आता है। शांत और स्थिर आयु से निचली स्तर पर कोई ऊर्ध्वाधर मिश्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा वो सर आपका केवल आपका बी यानी शांत और स्थिर वायु हो जाएगा। अगर ये होता साफ आकाश लंबी रातें, अगर ये भी होता तो भी हो जाता। यहाँ पर दिया क्वेश्चन मेघालय का पठार का जो विस्तार है आपको कहाँ मिलेगा, मेघालय का पठार है और उसका विस्तार सर जी आपको जो देखने को मिलता है कहाँ पर देखने को मिलता है। मेघालय का पठार वास्तव में देखा जाए तो भारतीय प्रायद्वीप पठार का एक विस्तार आपको है और ये प्रायद्वीपीय पठार यानी उत्तर आपको फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया सर जी क्वेश्चन भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार में से कौन है, चलिए बताना है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दिया है और आपका उत्तर हो जाएगा सर बी एन राव हो जाएगा, बी एन राव आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये देखिए प्राक्कलन समिति जो आपकी है, प्राक्कलन समिति सबसे लंबी समिति है, सबसे बड़ी समिति है। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं और 1 साल इनका कार्यकाल होता है। जब सरकारी समितियां जो होती हैं वो खर्च कैसे कमी की जाए वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें यही बनाती हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सर जी कब, तो आपकी 1976 में जोड़े गए थे। कब, 1976 में यहाँ पर जोड़े गए थे। आपको उत्तर डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाग 4 के का में है, अनुच्छेद 51 की का के तहत रखे गए हैं। अगला दिया गया है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था। पंचायती राज का जो गठन है वो सर जी आपकी 1959 में हुआ था, याद रखना 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। 73 नंबर का संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो सर जी आपका बी नंबर हो जाएगा। 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, है ना, राजस्थान के नागौर जिलों से आपका हुआ था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित आपका है। 73वें संशोधन में आपका है जो क्षेत्र पंचायत आपका है। हमने कहा सर जी इसमें तो और भी चीज़ें, अच्छा कूट दिया गया है ना, क्या दिया गया है, कूट दिया गया है। यानी आपका देखो जिले स्तर पे जिला पंचायत है, क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत हो गया और यहाँ पर देखो ग्राम स्तर पे ग्राम हो गया। निगम तो होता नहीं है, ये निगम अब शहर में होते हैं। इसका उत्तर आपका ए बी सी आपका उत्तर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो आपकी जी केंद्र के पास हैं, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, G20 शिखर सम्मेलन सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो इसका उत्तर जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। फ्रांस गए थे, याद रखना फ्रांस हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रख दिया है। वैसे देखा जाए तो करंट अफेयर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, आपने देखा भी होगा, पेपर सॉल्व किया है, इसलिए हम आपको करंट अफेयर पर हम कोई फोकस भी नहीं करा रहे हैं। एक आधे क्वेश्चन आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही हो तो हो जाए, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर 34, इसका उत्तर आपको बनेगा 34 आपकी है। 33 + 1 एक मुख्य न्यायाधीश, 33 आपके अन्य हो जाएंगे। यहाँ पर सर क्वेश्चन आपसे अगला है लुक ईस्ट पॉलिसी का जो एक्ट है ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया था। ये सर जी किया गया था नवंबर 2014 में। कब किया गया था, तो आपसे कह रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था। ये जो परिवर्तन आपका दिया गया है सर जी आपका हो जाएगा आपका उत्तर डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है और ये आपकी 9वीं अनुसूची में आपका है, याद रखना 9वीं अनुसूची है। अगला दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व क्या है। यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन। तो हमने कहा सर जी संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण क्या होता है। संतुलित आहार खा रहे हैं, सुरक्षात्मक पोषण जो आपका है, यहाँ पर जो आपका उत्तर दिया गया है वह सर ये हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण। विटामिन व खनिज लवण होंगे, उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है उबालना। क्या होता है, उबालना होता है, याद रखना। पदार्थों को अधिकतर जल के माध्यम से या, है ना, कह सकते हैं कि जो भाप होता है इसके माध्यम से उबाल कर पकाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। जो भी चीज़ें होती हैं इसी में आपको रहती हैं, है ना, पोषकता बनी रहती है। यहाँ पर दिया जी क्वेश्चन आपसे करा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है किस क्रिया में होता है, तो प्रोटीन के पाचन में होता है, याद रखना प्रोटीन के पाचन में, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा कि शरीर में होने वाली जो एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है उसको रोकना, उनके लक्षणों को कम करने के लिए ये होता है। आपको उत्तर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा जी चेचक के विषाणु का नाम बताइएगा।
चेचक के विषाणु का नाम पूछा गया है 124 नंबर में, तो यहाँ पर 124 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये होता है वेरियोला वायरस होता है। क्या होता है सर जी? वेरियोला वायरस है, जो आपको उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कह रहा है कि सेफर विधि का उपयोग किया जाता है। सेफर विधि का उपयोग किया जाता है सर। सेफर विधि जो आपकी है, इसका उपयोग जो होता है वो सर जी किस में होता है? रोगी के पानी में डूबने पर। क्या होता है? हमने कहा सेफर विधि का प्रयोग होता है कि भैया जो आपका रोगी होता है पानी में डूबने पर किया जाता है। सेफर एक कृत्रिम सांस देने की विधि होती है। इसके अंतर्गत पेट में जो बल होता है लिटा देते हैं, कमर में दबाव डालते हैं, जिससे उसके फेफड़े में शक्ति उत्पन्न होती है, वो प्रयास करते हैं और बाद में पानी बाहर निकल आता है। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है समपोषणी विकास की संकल्पना की जो सर्वप्रथम व्याख्या है इसमें से किसने के द्वारा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 126 का ऑप्शन भी हो जाएगा। ये ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट आपकी है। उत्तर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका है वो आपके डॉल्फिन है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो डॉल्फिन गैंगेटिका जिसे बोला गया है ना, जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हो, इसी को डॉल्फिन गैंगेटिका कहा जाता है। केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, याद रखना है। ये जो डॉल्फिन है ये मीठे पानी में ही रह पाती है ना, और ये काफ़ी विलुप्त होने की कगार में भी आपको हो गई है। और यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम है और ये पारित किया गया था 1980 में। कब? 1980 में पारित किया गया था। वनों को क्षय को रोकने के लिए इसके अंतर्गत वनों से संबंधित सभी कार्यों को परिभाषित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? हरित गृह से संबंधित हमने कहा देखो मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं है। आपको उत्तर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। हमने कहा भी है कि सर देखा जाए तो आपके हरित गैस में से जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प जो आपका होता है, ओजोन गैस, ये सब आपकी होती हैं। ये आपसे ये क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की विधि में कुछ जैविक खाद है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, फसल चक्र आपका है, कीटनाशक रसायन का प्रयोग करके मृदा संरक्षण नहीं रोक पाओगे, है ना। आपको उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरहर की संकर किस्म कौन सी है? तो अरहर की संकर किस्म आपकी होती है ICPH8 जो आपका है, ICPH8। इसके अलावा और भी आपके होते हैं RVICPH 2661 है ना, जो और इसके बाद PPH4 जो पंजाब में पहला अरहर हाइब्रिड भी आपका है, ये संकर किस्में आपका है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? ये सोयाबीन राज्य जो आपका है सर जी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश यानी सोयाबीन, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन खाद्य तेलों की मात्रा इसमें खूब पाई जाती है और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहीं पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगला दिया गया है क्वेश्चन और आपसे कह रहा है ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस में भैया होता है वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस कृषि जिसे कहते हैं। संरक्षित इसको खेती भी कहते हैं, संरक्षित खेती, है ना। प्रोटेक्ट जो आपको बोलते हैं, इसका उत्तर आपका सही बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कह रहा है जी मृदाओं के कण जो घनत्व का औसत मूल्य होता है, मृदा के कण घनत्व का जो औसत मूल्य होता है वो कितना होता है? यहाँ पर होता है 2.66 ग्राम, है ना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको उत्तर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो बाग होते हैं उसको समोच्च कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाग लगाने की समोच्च विधि पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी है। इसके लिए ढाल में 15% से अधिक होना चाहिए। रोपण विधि का चुनाव फसल टेलोग्राफी, फसल की किस्म, पौधे की घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन भारी कब चलती है बताओ? तो हमने कहा भैया तेल की कमी होगी, सफाई नहीं होगी। सीधी बात है, 1 नंबर आपको फ्री में मिल गया है ना। जब पुर्जों में फंसा धागा, कचरा, है ना, टाइट बेल्ट पार्ट्स घिस जाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपका है फोकस आपका डी वाला हो जाएगा, याद रखना है। हमने कहा सर जी पहला वाला भी तो आपका है शटल, है ना, लेकिन हमने कहा शटल में धागा अटक गया ना, उससे बेस्ट आपका डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन ये गया वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या रोग हो जाता है? जब व्यक्ति 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है, उनकी कैल्शियम में कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। ये आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपका 60 वर्ष के लोगों के बाद ही होगा। जो छोटे बच्चे में होता है उसको बोलते हैं क्वाशरकोर, यानी जो सूखा रोग होता है वो छोटे बच्चों में होते हैं, और बड़े बच्चों में ये होता है जब 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं। अगला से क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? यहाँ पर 138 नंबर दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये आपका होता है सर हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन होता है। क्या होता है? ग्लोबिन होता है, याद रखना है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये हर्बर्ट आपके हैं, कौन है, हमने कहा आजकल यूरोप और भारत में जो आपका शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना प्रचलित चल रही है वो हर्बर्ट की आपकी चल रही है, यानी जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट इनको कहा जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपको दिया और आपसे कह रहा है योजना विधि आधारित है। योजना विधि जो आपकी आधारित है, हमने कहा सर जी कह रहा है करके सीखने पर, देखने पर, सुनने पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर योजना विधि जो है करके सीखने की अवधारणा पर आधारित एक शिक्षण विधि है। हमने कहा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखना, यानी फिर आपको उत्तर तो सर जी फर्स्ट नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ये क्या नई चीज़ है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ये भाई नया क्वेश्चन, नई चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। हमने कहा पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है, साथ ही इसका प्रयोग तबला वादक स्वतंत्र वादन में भी करते हैं। तो ये सर जी आपको उत्तर हो जाएगा सर ए नंबर हो जाएगा, ये गायन शैली में आपका इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को जो सजी रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा सर बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी उत्तर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव जो गाया जाता है वो प्रातः काल के समय गाया जाता है। आपका उत्तर सर जी आपका क्या होगा, डी नंबर इसका हो जाएगा, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ये आपका होता है जो शांति प्रकाश राग होता है ना। यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा सर जी आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है सामान्य मुद्रा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। यहाँ पर याद रखना कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो जाए कार्बन और नाइट्रोजन यानी आपका 15:1 होता है। कितना होता है, 15:1 होता है। हर जगह परिवर्तन आपको मिलेगा। हमने कहा कार्बन लगभग आपको 10 से लेकर 1 भी आपको देखने को मिल सकता है ना। हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका सर जी उत्तर क्या सर जी इसका बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका दिया गया है आयोग ने इसका उत्तर सर जी क्या देखा जाए तो वैसे ये उत्तर बेस्ट आपका लग नहीं रहा है। ये जो आपका 144 नंबर दिया गया है बेस्ट उत्तर आपका है नहीं है। सामान्य मिट्टी में अगर हम आपसे बात करें, ये सामान्य की बात हो रहा है। देखो भाई ये सामान्य की बात कह रहा है, हम लोग वर्तमान की स्थिति को ना लेकर ये समान परिस्थितियों के अगर हम नाम ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट आपका हो जाएगा 10.1 माना जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको सी नंबर आपको लगाना है। 10:1 होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की हर एक इकाई के लिए कार्बन की 10 इकाइयाँ होती हैं और यह अनुपात मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसका उत्तर आप सी लगाइएगा। ठीक है, आयोग में ये उत्तर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि विशिष्ट मृदा में मृदा कण के जो वर्ग के कण होते हैं इनका अनुपात क्या कहते हैं। चलो बताइएगा, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं। यहाँ पर इसे कहा जाता है मृदा कणाकार। मृदा कण का जो आकार है यानी मृदा की जो बनावट होती है ना, मृदा की जो बनावट होती है, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे सर जी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक खेलों में सर जी क्या होता है, आल्टियस, सीटियस और फार्टेसियस। यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कि तीव्रता, उच्चतर और मजबूती, ये आपका है उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता है यहाँ पर आपको देना है, आपसे उत्तर से बी हो जाएगा। ये पुलेला गोपीचंद आपके हैं। क्या है, मनोरंजन में 5 प्रकार के आपके हैं। यहाँ पर याद रखना है पुलेला गोपीचंद जो आपका दिया 147 नंबर का उत्तर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। मनोरंजन जो आपके होते हैं सर जी 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के आपके होते हैं, 2 श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा सर सी नंबर इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आसन है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। ये सर जी जो आपका होता है घुटनों की शक्ति के लिए होता है जो सुखासन होता है। क्या बोलते हैं, सुखासन होता है, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। तो साथ ही याद रखना ये आपके कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर है, ये मणिपुर में आपका ये शुरू किया गया है। भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये 16 मार्च 2018 को ओपन किया गया था, है ना। तो इसका उत्तर आपका सही नंबर हो जाएगा। तो आपने 2 सेट आपने सोल्व कर लिया और 2 सेट में आपका लगभग जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है, आपकी कितने स्कोर सही हो रहा है। क्या आपको लगता है कि नहीं हम जीके जीएस में यानी आप एसएसटी में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी आपको कमजोरी लग रही है कि नहीं हाँ वाकई में अभी हम यूपी टेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
है ना, बचे हुए दिनों में हम आपको इतना बेहतर आपको बना देंगे, इतना अच्छा रिवीजन करा देंगे, 2-3 बुकों की मैराथन क्लास हम आपको करा के पूरी तरीके से एसएसटी हम आपको खत्म कर देंगे। बाकी हिंदी हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर करा दिए हैं, हिंदी की क्लास 850 में होती है, उसको भी आप लोग देखते चला करिएगा। आपको हिंदी एसएसटी में दिक्कत तो होना ही नहीं है। बाकी प्रयास करेंगे कि सीडीपी की एक क्लास हम आपको दे दें अच्छे से, और आपको यहाँ पर संस्कृत की भी क्लास दे दें, ठीक है। तो आज के दिन रखते हैं, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जितने भी यूपी टेट की क्लासें हैं वो आप लोग देख पाएंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।